Most welcome to our channel. Most welcome to our channel. A lot of thanks for your support. Again and again thanks. आज हम लोग आधुनिक भारत का 52वां टॉपिक आधुनिक भारत का 52वां टॉपिक क्या है, भारत के महान शहीद के बारे में पढ़ेंगे। आधुनिक भारत का 52वां टॉपिक भारत के महान शहीद के बारे में पढ़ने वाले। चार्ट है, उसमें नाम है, संबंधित घटनाएं हैं और सजा है। सबसे पहले क्या है, खुदीराम बोस। खुदीराम बोस के बारे में पढ़ते हैं, आइए देखते हैं। 1908 ईस्वी में सेशन जज किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर बम फेंकने के कारण बेनी रेलवे स्टेशन पर गिरफ्तार हुए और 11 अगस्त 1908 ईस्वी को फांसी दे दी गई। राजेंद्र लाहिड़ी, ये ऑलरेडी हम लोग पढ़े हुए हैं, ये सारा चीज़ एक बार रिवाइज हो जाएगा फिर से। राजेंद्र लाहिड़ी दक्षिणेश्वर बम कांड तथा काकोरी डाक गाड़ी डकैती कांड के सिलसिले में गिरफ्तार हुए थे। 17 दिसंबर 1927 ईस्वी को गोंडा की जेल में इन्हें फांसी दे दी गई थी। ध्यान रखना है, राम प्रसाद बिस्मिल मैनपुरी षड्यंत्र एवं काकोरी कांड का योजनाकार थे। इसी कांड में बंदी बनाया गया था इनको और 19 दिसंबर 1927 ईस्वी को गोरखपुर जेल में फांसी दे दी गई। अशफाक उल्ला खां, इसके बाद अशफाक उल्ला खां के बारे में है। 19 अगस्त 1925 ईस्वी को काकोरी डाक गाड़ी डकैती केस की अभियोग में बंदी बनाया गया था इनको। 19 दिसंबर 1927 ईस्वी को फैजाबाद जेल में फांसी दे दी गई थी। ध्यान रखना है। उधम सिंह 13 मार्च 1940 ईस्वी को सर माइकल ओ डायर को कैक्सटन हॉल लंदन में गोली मारने के कारण गिरफ्तार हुए थे। 31 जुलाई 1940 ईस्वी को पेंटनविले जेल में फांसी दे दी गई थी। इसके बाद है भगत सिंह सॉन्डर्स की हत्या तथा 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को केंद्रीय विधानसभा, जो आज लोकसभा है, में बम फेंकने के सिलसिले में गिरफ्तारी हुई थी। सॉन्डर्स की हत्या के केस में मौत की सजा हुई तथा 23 मार्च 1931 ईस्वी को फांसी पर चढ़कर शहीद हो गए। सुखदेव के बारे में उनके बाद है। सॉन्डर्स की हत्या के केस में मौत की सजा हुई, 15 अप्रैल 1929 ईस्वी को गिरफ्तार हो गए। 23 मार्च 1931 ईस्वी को भगत सिंह के साथ फांसी दे दी गई। इनको भी भगत सिंह के साथ 23 मार्च 1931 ईस्वी को फांसी दे दी गई। इसके बाद राजगुरु के बारे में है। 17 दिसंबर 1928 ईस्वी को सॉन्डर्स की हत्या में भाग लेने के कारण 30 दिसंबर 1929 ईस्वी को पूना में, कहाँ पे, पूना में एक मोटर गैराज में गिरफ्तार हो गए। 23 मार्च 1931 ईस्वी में केंद्रीय जेल लाहौर में भगत सिंह और सुखदेव के साथ फांसी दे दी गई। बटुकेश्वर दत्त भगत सिंह के साथ केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने के आरोप में गिरफ्तार हुए थे। इन्हें आजीवन कारावास का दंड मिला था। आजीवन कारावास का दंड किसे मिला था? बटुकेश्वर दत्त को। चंद्रशेखर आज़ाद काकोरी डाक गाड़ी डकैती केस के मुख्य अभियुक्त व अंग्रेजी सरकार ने इन्हें जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए 30,000 रुपये पुरस्कार की घोषणा की। 27 फरवरी 1931 ईस्वी को अल्फ्रेड पार्क यानी इलाहाबाद में शहीद हो गए थे। मास्टर अमीचंद दिल्ली षड्यंत्र के प्रमुख क्रांतिकारी। अमीचंद फरवरी 1914 ईस्वी में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग की हत्या करने के आरोप में बंदी बनाए गए थे। 8 मई 1915 ईस्वी को 4 साथियों के साथ इन्हें फांसी दे दी गई थी। ध्यान रखना है, 8 फरवरी 1915 ईस्वी को 4 साथियों के साथ इन्हें फांसी दे दी गई थी। अवध बिहारी बोस, इसके बाद क्या है, अवध बिहारी बोस के बारे में पढ़ना है। दिल्ली षड्यंत्र केस एवं लाहौर बम कांड के आरोप में फरवरी 1914 ईस्वी में इन्हें बंदी बनाया गया था। 8 मई 1915 ईस्वी को फांसी दे दी गई थी। दामोदर चापेकर 22 जून 1897 ईस्वी को प्लेग कमिश्नर रैंड और लेफ्टिनेंट एवर्स्ट की हत्या के सिलसिले में अपने भाइयों के साथ गिरफ्तार हुए थे और 18 अप्रैल 1998 ईस्वी को फांसी के तख्ते पर चढ़कर शहीद हो गए। इनके भाई बालकृष्ण चापेकर को 12 मई 1899 ईस्वी तथा वासुदेव चापेकर को 8 मई 1899 ईस्वी को फांसी पर लटका दिया गया। मदन लाल ढिंगरा, इसके बाद है मदन लाल ढिंगरा के बारे में। 1 जुलाई 1909 ईस्वी में कर्नल विलियम कर्जन वाइली इंडिया ऑफिस में राजनीतिक सहायक की हत्या करने के कारण गिरफ्तार हुए थे। 16 अगस्त 1909 ईस्वी में इन्हें फांसी पर चढ़ा दिया गया था।
इसके बाद है वासुदेव बलवंत फड़के के बारे में। एक सशस्त्र सेना बनाकर ब्रिटिश सरकार का विरोध करने के कारण 21 जुलाई 1879 ईस्वी को गिरफ्तार हुए। 1879 में गिरफ्तार हुए थे। काला पानी की सजा के सिलसिले में अदन में आमरण अनशन करके 17 फरवरी 1883 ईस्वी को प्राण त्याग दिए। करतार सिंह सरावा गदर पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता तथा लाहौर सैनिक षड्यंत्र के नेता की हैसियत से गिरफ्तार किए गए। 16 नवंबर 1915 ईस्वी को फांसी के तख्ते पर झूलते हुए शहीद हो गए। इसके बाद क्या है, अनंत कान्हरे के बारे में। नासिक के जैक्सन हत्याकांड के प्रमुख अभियुक्त होने के कारण बंदी बनाए गए। 19 अप्रैल 1910 ईस्वी को उन्हें फांसी दे दी गई। विष्णु गणेश पिंगल 23 मार्च 1915 ईस्वी को विस्फोटक बमों के साथ गिरफ्तार कर लिए गए। 17 नवंबर 1915 ईस्वी को इन्हें फांसी दे दी गई। सूर्य सेन, जिसे मास्टरदा के नाम से भी जाना जाता है, 18 अप्रैल 1930 ईस्वी को चट्टगांव, कहाँ पे, चट्टगांव स्थित ब्रिटिश शस्त्रागार पर आक्रमण में भाग लेने के कारण गिरफ्तार हुए। 12 जनवरी 1934 ईस्वी को इन्हें फांसी पर लटका दिया गया। हरकिशन 23 दिसंबर 1930 ईस्वी को पंजाब के गवर्नर पर गोली चलाने के आरोप में गिरफ्तार हुए थे। क्या चीज़ के आरोप में? पंजाब के गवर्नर पर गोली चलाने के आरोप में गिरफ्तार हुए थे। 9 जून 1931 ईस्वी को इन्हें फांसी दे दी गई थी। शांति घोष एवं सुनीति चौधरी, दिसंबर 1931 को त्रिपुरा के कलेक्टर CGV बंगले पर गोली मारी। दिसंबर 1931 को त्रिपुरा के कलेक्टर CGV स्टीवेन को उसके बंगले पर गोली मारी थी। इन्होंने क्या किया था? दिसंबर 1931 को त्रिपुरा के कलेक्टर CGV स्टीवेन को उसके बंगले पर गोली मारी थी। 27 फरवरी 1932 ईस्वी को आजीवन काले पानी की सजा दी गई इनको। वीना दास, इसके बाद किसके बारे में पढ़ना है? वीना दास के बारे में। 6 फरवरी 1932 ईस्वी को उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में अंग्रेज क्रिकेट कप्तान और बंगाल के गवर्नर स्टैनली जैक्सन की हत्या का प्रयास किया था। 9 वर्ष की कठोर कारावास की सजा हुई थी इनको। ब्रज किशोर चक्रवर्ती, मिदनापुर के जिला मजिस्ट्रेट बर्ज, क्या नाम था उनका? बर्ज पर गोली चलाने के आरोप में 2 सितंबर 1933 ईस्वी को गिरफ्तार कर लिए गए और 26 अक्टूबर 1934 ईस्वी को फांसी पर इन्हें लटका दिया गया। असित भट्टाचार्य 13 मार्च 1933 ईस्वी को हबीबगंज में हुई डाक डकैती तथा हत्या के अन्य मामले के सिलसिले में गिरफ्तार किए गए। 2 जुलाई 1934 ईस्वी को सिलहट जेल में इन्हें फांसी दे दी गई। जगन्नाथ सिंधे, सोलापुर थाने पर हुए हमले का अभियोग लगाकर इन्हें बंदी बनाया गया। 12 जनवरी 1931 ईस्वी को इन्हें फांसी दे दी गई। लाला लाजपत राय, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, साइमन कमीशन का विरोध करने पर, किस चीज़ का विरोध करने पर? साइमन कमीशन का विरोध करने पर पुलिस के द्वारा पाशविक लाठीचार्ज, पशु की तरह लाठीचार्ज यानी लाठी प्रहारों के शिकार हो गए। साइमन कमीशन का विरोध करने पर पुलिस के द्वारा पशु की तरह लाठी प्रहारों के शिकार हुए, पाशविक लाठी प्रहारों के शिकार हुए और लाठी प्रहार के कारण 17 नवंबर 1928 ईस्वी को उनका देहांत हो गया। लाठी प्रहार के कारण 17 नवंबर 1928 ईस्वी को उनका देहांत हो गया। इसके बाद कुशाल कोवर के बारे में है। 9 अक्टूबर 1942 ईस्वी को ब्रिटिश सैनिक गाड़ी को पटरी से उतारने में संदेह में गिरफ्तार हुए। 9 अक्टूबर 1942 ईस्वी को ब्रिटिश सैनिक गाड़ी को पटरी से उतारने के संदेह में गिरफ्तार हुए। 16 जून 1943 ईस्वी को इन्हें फांसी दे दी गई। 16 जून 1943 ईस्वी को इन्हें फांसी दे दी गई। सुभाष चंद्र बोस, इनके बारे में क्या है? 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को सिंगापुर में आज़ाद भारत की अस्थायी सरकार 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को सिंगापुर में आज़ाद भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना की घोषणा की इन्होंने और जापानी सरकार की सहायता से, जापानी सेना की सहायता से अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह पर अधिकार करते हुए 1944 ईस्वी में भारतीय सीमा के इम्फाल क्षेत्र में प्रवेश किया।
सुभाष चंद्र बोस के बारे में क्या हुआ, क्या दिया हुआ है संबंधित घटनाएं में? 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को सिंगापुर में आज़ाद भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना की। आज़ाद भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना कहाँ हुई थी? सिंगापुर में। किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। तथा जापानी सेना की सहायता से अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह पर अधिकार करते हुए, कहाँ पर अधिकार करते हुए? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर किसकी सहायता से? जापानी सेना की सहायता से अधिकार करते हुए 1944 ईस्वी में 1944 ईस्वी में भारतीय सीमा के इम्फाल क्षेत्र में प्रवेश किए। किस क्षेत्र से प्रवेश किए? इम्फाल क्षेत्र से प्रवेश किए ना। इसके बाद क्या है? 18 अगस्त 1945 ईस्वी को वायुयान दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई, परंतु इस दुर्घटना को अभी तक प्रमाणिक नहीं माना गया है। ये डेट कब का है? 18 अगस्त 1945 ईस्वी को वायुयान दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई, परंतु इस दुर्घटना को अभी तक प्रमाणिक नहीं माना गया है ना। इसके बाद जो नेक्स्ट चार्ट है वो हमारा है 53rd यानी 53वां टॉपिक हमारे भारतीय आधुनिक इतिहास का, भारतीय प्रेस का विकास। चैप्टर का टॉपिक जो है भारतीय प्रेस का विकास, 53वां टॉपिक भारतीय प्रेस का विकास है। आइए देखते हैं। बंगाल गजट, सबसे पहले हम लोग समाचार पत्र या पत्रिका के बारे में पढ़ेंगे। संस्थापक कौन थे और स्थान कहाँ पे था, वर्ष कौन सा था और विशेष बिंदु उसके बारे में सारा चीज़ देखेंगे। बंगाल गजट, सबसे पहला है बंगाल गजट। संस्थापक कौन थे? जेम्स ऑगस्टन हिक्की। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट ये पूरा चार्ट है, लर्न रखना है आपको। बंगाल गजट, जेम्स ऑगस्टन हिक्की इसके संस्थापक थे। 1780 में ये बना था, मतलब 1780 में इसका 1780 में इसकी स्थापना हुई थी। स्थान कहाँ पे था? कलकत्ता में। और भारत का प्रथम साप्ताहिक अंग्रेजी समाचार पत्र था। यह क्या था? भारत का प्रथम साप्ताहिक अंग्रेजी में समाचार पत्र था। इसके बाद है इंडिया गजट के बारे में। इसके बाद क्या है? इंडिया गजट के बारे में। इसके संस्थापक कौन थे? हेनरी लुई विवियन डेरोजियो। 1787 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था, कलकत्ता में स्टार्ट हुआ था, ये ध्यान रखना है। मद्रास कुरियर, इसके बाद है थर्ड पे मद्रास कुरियर। रिचर्ड जॉनसन संस्थापक थे। 1784 में स्टार्ट हुआ, मद्रास में स्टार्ट हुआ था। मद्रास से प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था, ध्यान रखना है। मद्रास से प्रकाशित जो है प्रथम समाचार पत्र था, ध्यान रखना है। इसके बाद है बॉम्बे हेराल्ड, जिसे बॉम्बे गजट के भी नाम से जाना जाता है। संस्थापक कौन थे? विलियम एस बर्नर। स्थापना कब हुई थी? 1789 या 1791। और अच्छा, जो पहला होगा बॉम्बे हेराल्ड का 1789 और बॉम्बे गजट का जो है 1791। बॉम्बे में स्थापना हुई थी और बम्बई यानी मुंबई से प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र है, ध्यान रखना है। बम्बई से प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था। दिग्दर्शन, इसके बाद पांचवा क्या है? दिग्दर्शन जॉन क्लार्क मार्समैन के द्वारा स्थापना हुई थी इसकी, यानी दिग्दर्शन के संस्थापक कौन थे? जॉन क्लार्क मार्समैन। 1818 ईस्वी में बनाया गया था इसको। कलकत्ता में स्थापना हुई थी। प्रथम बांग्ला मासिक था, ये प्रथम बांग्ला मासिक था, ध्यान रखना है। इसके बाद क्या है? समाचार दर्पण। छठा जो है समाचार दर्पण है, जो विलियम कैरी द्वारा स्थापित हुई थी और 1818 ईस्वी में स्थापना हुई थी इसकी। कलकत्ता में 1818 ईस्वी में बना था। प्रथम बांग्ला साप्ताहिक समाचार पत्र कहलाता है ये, प्रथम बांग्ला साप्ताहिक समाचार पत्र के रूप में जाना जाता है। मिरात उल अखबार, राजा राम मोहन राय ने स्थापना की थी इसकी और 1822 में बना था, कलकत्ता में बना था, पहली बार स्टार्ट हुआ था और प्रथम फारसी पत्रिका के रूप में जाना जाता है। जाम ए जहानुमा एक अंग्रेजी फर्म द्वारा स्थापित हुई थी। 1822 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था। कहाँ से? कलकत्ता से। और उर्दू में प्रथम समाचार पत्र माना जाता है। इसके बाद क्या है? बंगदूत जो है राजा राम मोहन राय, द्वारकानाथ टैगोर एवं अन्य के द्वारा स्टार्ट हुआ था। 1822 में कलकत्ता में स्टार्ट हुआ था। 4 भाषाओं में था। कौन कौन सा भाषा? अंग्रेजी में था, बांग्ला में था, हिंदी में और फारसी में साप्ताहिक आता था। उदंत मार्तंड जुगल किशोर शुक्ल द्वारा स्टार्ट हुआ था। 1826 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था। 1826 में कलकत्ता से स्टार्ट हुआ था। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र था। इसका प्रकाशन एक साप्ताहिक पत्र के रूप में शुरू हुआ था। मुंबई समाचार, इसके बाद है मुंबई समाचार के बारे में। फरदुंजी मार्जवान
के द्वारा स्थापना हुई थी। 1822 ईस्वी में मुंबई से शुरुआत हुआ था। गुजराती में प्रथम समाचार पत्र है और अंग्रेजी में भी प्रकाशित होता था। ये गुजराती में प्रथम समाचार पत्र है, ध्यान रखना है। इसके बाद है बॉम्बे टाइम्स। बॉम्बे टाइम्स 1838 ईस्वी में मुंबई में बना था, स्टार्ट हुआ था। 1861 ईस्वी में यह टाइम्स ऑफ इंडिया बना। ये मुंबई टाइम्स जो है एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, यही टाइम्स ऑफ इंडिया आगे जाके बन जाता है। बॉम्बे टाइम्स जो है, बॉम्बे टाइम्स, यही आगे जाके टाइम्स ऑफ इंडिया बना। ध्यान रखना है। रस्त गोफ्तार इसके बाद का समाचार पत्र है। रस्त गोफ्तार दादा भाई नौरोजी द्वारा स्थापित हुआ था। 1851 ईस्वी में बम्बई से स्टार्ट हुआ। एक गुजराती पाक्षिक है, पाक्षिक यानी 15 दिनों में एक बार निकलता था। इसके बाद है हिंदू पैट्रियट। हिंदू पैट्रियट गिरीश चंद्र घोष, बाद में हरिश्चंद्र मुखर्जी इसके मालिक एवं संपादक बने। कब स्टार्ट हुआ था, कहाँ से हुआ था? कलकत्ता से 1853 में स्टार्ट हुआ था, ध्यान रखना है। सोम प्रकाश द्वारकानाथ विद्याभूषण द्वारा स्टार्ट हुआ था। 1858 ईस्वी में कलकत्ता से स्थापित हुआ था और प्रथम बांग्ला समाचार पत्र जो राजनीति से जुड़ा ऐसा वो प्रथम बांग्ला का समाचार पत्र था। इसके बाद है इंडियन मिरर के बारे में। द्वारकानाथ टैगोर द्वारा स्टार्ट हुआ था 1862 ईस्वी कलकत्ता से। बंगाली गिरीश चंद्र घोष द्वारा स्टार्ट हुआ था 1862 ईस्वी में कलकत्ता से। नेशनल पेपर द्वारकानाथ टैगोर द्वारा स्टार्ट हुआ था 1865 ईस्वी कलकत्ता से स्टार्ट हुआ था। मद्रास मेल 1868 ईस्वी में मद्रास से स्टार्ट हुआ था। भारत में प्रथम सांध्य समाचार पत्र, भारत का प्रथम ये सांध्य समाचार पत्र था। अमृत बाजार पत्रिका शिशिर कुमार घोष, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, इनके द्वारा स्टार्ट हुआ था, स्थापना हुई थी इसकी। अमृत बाजार पत्रिका शिशिर कुमार घोष द्वारा स्थापित हुई थी। 1868 ईस्वी में कलकत्ता से स्टार्ट हुई थी। बांग्ला समाचार पत्र था ये। कैसा पत्र था? बांग्ला समाचार पत्र था। इसके बाद है बंग दर्शन। बंग दर्शन जो है बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा स्टार्ट हुआ था। 1873 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था कलकत्ता से। एक बांग्ला मासिक पत्र था ये। स्टेट्समैन रॉबर्ट नाइट द्वारा स्टार्ट हुआ था। 1875 ईस्वी में कलकत्ता से स्टार्ट हुआ था। भारतीय प्रेस द्वारा वियर्ड ऑफ इंडिया इन्हें कहे जाते थे। भारतीय प्रेस द्वारा वियर्ड ऑफ इंडिया कहे जाते थे। हिंदू के बारे में देखते हैं। जी.एस. अय्यर और वीरराघवाचारी के द्वारा स्थापना हुई थी। 1878 ईस्वी मद्रास से शुरू हुआ था, ध्यान रखना है। ट्रिब्यून कहाँ से स्टार्ट हुआ था? कौन संस्थापक थे? तो ट्रिब्यून की स्थापना दयाल सिंह मजीठिया के द्वारा हुआ था। 1881 ईस्वी में लाहौर से स्टार्ट हुआ था। केसरी एवं मराठा बाल गंगाधर तिलक, ऑलरेडी हम लोग बहुत बार इसके बारे में पढ़े हुए हैं। केसरी एवं मराठा बाल गंगाधर तिलक द्वारा स्थापित हुआ था। 1881 ईस्वी में बम्बई से स्टार्ट हुआ था। केसरी जो है मराठी भाषा में दैनिक था और मराठा जो है अंग्रेजी भाषा का साप्ताहिक था, ध्यान रखना। केसरी जो है मराठी भाषा में दैनिक था और मराठा जो है अंग्रेजी भाषा का साप्ताहिक था, वीकली। स्वदेश मित्रम इसके बाद है जी.एस. अय्यर द्वारा स्थापित हुई थी। मद्रास से स्टार्ट हुआ था। लीडर नाम का समाचार पत्र मदन मोहन मालवीय द्वारा स्टार्ट हुआ था 1909 ईस्वी में और इलाहाबाद में स्टार्ट हुआ था। यह एक अंग्रेजी समाचार पत्र था, ध्यान रखना है, यह एक अंग्रेजी समाचार पत्र था। सुधारक के बारे में है। गोपाल गणेश आगरकर के द्वारा स्थापित हुआ था। 1888 ईस्वी में शुरू हुआ, कहाँ से? पुणे से, और ये मराठी भाषा का एक समाचार पत्र था, ध्यान रखेंगे। इसके बाद है बंगाल गजट ने गवर्नर जनरल, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों और कंपनी के कर्मचारियों के दोषों को बहुत स्पष्ट रूप से प्रकाशित करना प्रारंभ कर दिया, जिसके कारण 1782 ईस्वी में इस समाचार पत्र को बंद करा दिया गया। जिसके कारण क्या हुआ? इस समाचार पत्र को 1782 ईस्वी में बंद कर दिया। क्या दिक्कत दे रहा था ये? बंगाल गजट ने गवर्नर जनरल, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों और कंपनी के कर्मचारियों के दोषों को बहुत स्पष्ट रूप से प्रकाशित करना प्रारंभ कर दिया, जिसके कारण 1782 ईस्वी में इस समाचार पत्र को बंद करा दिया गया। दूसरा, ये किसके बारे में लिखा हुआ है? दूसरे नंबर पे किसका मार्किंग था? अमृत बाजार पत्रिका के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि अमृत बाजार पत्रिका जो है, इसके बारे में पढ़ रहे हैं।
कि बांग्ला समाचार पत्र के रूप में शुरू हुआ था, लेकिन वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए 1878 ईस्वी में अंग्रेजी समाचार पत्र बन गया था। 1878 ईस्वी में इसे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अंग्रेजी समाचार पत्र इसको बना दिया गया। इसके बाद हम लोग केसरी और मराठा, यहाँ पे जो 3 लिखा हुआ है, इस 3 यानी केसरी और मराठा के बारे में पढ़ रहे हैं। तिलक के संपादक बनने के पूर्व अगरकर तथा केलकर द्वारा केसरी एवं मराठा का संपादन जो है किया जाता था। यानी इससे पहले तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक के संपादक बनने के पूर्व कौन इसके संपादक थे? अगरकर थे और केलकर थे। अगरकर तथा केलकर द्वारा केसरी एवं मराठा का संपादन किया जाता था। गोपाल गणेश अगरकर जो हैं, 4 नंबर पर किसके बारे में पढ़ेंगे? सुधारक के बारे में। तो गोपाल गणेश अगरकर जो हैं महाराष्ट्र के समाज सुधारक थे। वे मराठी के प्रसिद्ध समाचार पत्र केसरी के प्रथम मतभेद के कारण उन्होंने केसरी का संपादकत्व यानी संपादन का काम जो है छोड़कर सुधारक नामक पत्रिका का प्रकाशन किया। उन्होंने केसरी का संपादन करने का काम छोड़ दिया और सुधारक नामक पत्रिका प्रकाशन किया। अगरकर विष्णु कृष्ण चिपलुनकर तथा तिलक डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापक सदस्य थे। वह फर्ग्यूसन कॉलेज के सह-संस्थापक थे और फर्ग्यूसन कॉलेज के प्रथम प्रधानाचार्य भी थे। वो जो हैं फर्ग्यूसन कॉलेज के सह संस्थापक भी थे और इसी कॉलेज के प्रथम प्रधानाचार्य भी थे। भारत में सर्वप्रथम प्रेस की स्थापना 1550 ईस्वी में पुर्तगालियों ने की थी। भारत में सर्वप्रथम सबसे पहले प्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1550 ईस्वी में हुई थी, पुर्तगालियों ने की थी। किनके द्वारा हुई थी? पुर्तगालियों के द्वारा हुई थी। और 1557 ईस्वी में गोवा के ईसाई पादरियों के द्वारा प्रथम पुस्तक प्रकाशित की गई थी। और 1557 में गोवा के ईसाई पादरियों के द्वारा प्रथम पुस्तक प्रकाशित की गई। 1883 ईस्वी में सुरेंद्रनाथ बनर्जी देश के ऐसे प्रथम पत्रकार बने जिन्हें कारावास की सजा दी गई। 1883 ईस्वी में सुरेंद्रनाथ बनर्जी देश के ऐसे प्रथम पत्रकार बने जिन्हें कारावास की सजा हुई। पुर्तगालियों ने वर्ष 1550 ईस्वी में और ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1684 ईस्वी में भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत की। कब की बात है ये? 1684 ईस्वी की। पुर्तगालियों ने वर्ष 1550 ईस्वी में, पुर्तगालियों ने वर्ष 1550 ईस्वी में और ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1684 ईस्वी में 1684 ईस्वी में भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत की। कहाँ पे? भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत की। ना इसके बाद आगे देखते हैं 54वां जो टॉपिक है आधुनिक भारत का, वो है हमारा कांग्रेस अधिवेशन कब और कहाँ। कांग्रेस अधिवेशन कब और कहाँ कांग्रेस का अधिवेशन हुआ? 1885 से 1947 ईस्वी के बीच, जब तक हमारे देश आज़ाद हुई थी तब तक की बात है। कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 ईस्वी में और 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था। उसके बीच कांग्रेस का जो अधिवेशन है कब और कहाँ हुआ था इसके बारे में और उसके थोड़ा सा डिटेल्स भी देखेंगे कि कहाँ पे क्या इंपॉर्टेंस है, वो चीज़ हम लोग देखेंगे। अभी आप मैप के व्यू से देख रहे होंगे अमृतसर, लाहौर, मेरठ, दिल्ली, कराची, कानपुर, लखनऊ, बांकीपुर, बनारस, गया, गुवाहाटी, कलकत्ता, काकीनाडा, नागपुर, इलाहाबाद, अहमदाबाद, हरिपुरा, सूरत, फैजपुर, बम्बई, पूना, बेलगाम, मद्रास, जितने भी जगह पे कांग्रेस के अधिवेशन हुए थे वो मार्किंग किया हुआ है। इसमें आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इस बुक से आप बहुत अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं इस चीज़ को। 1946 में मेरठ में जैसे हुआ था, अमृतसर में एक बार हुआ है 1919 ईस्वी में, कलकत्ता में इतनी बार हुआ है 1886 ईस्वी में, 1890 ईस्वी में, 1896 में, फिर 1901, 1906, 1911, 1917, 1920, 1928, 1933 इतने बार हुआ है। तो ये ध्यान रखना है। आप चार्ट से देख रहे होंगे कि सबसे ज़्यादा अधिवेशन मेरे ख्याल से कलकत्ता में ही हुई। बम्बई और मद्रास में भी बहुत बार अधिवेशन हुआ है और ये सारा चीज़ हम लोग अभी डिटेल से देखेंगे। नाउ स्टार्ट करते हैं। तो अधिवेशन, वर्ष, स्थान, अध्यक्ष कौन थे और विशेष बात क्या थी। सबसे पहले हम लोग देखेंगे वो कौन सा अधिवेशन था, किस वर्ष हुआ था, स्थान कौन सा था, अध्यक्ष कौन थे और विशेष बात क्या थी। पहला अधिवेशन, फर्स्ट अधिवेशन जो है
1885 ईस्वी में हुआ था, बॉम्बे में हुआ था। व्योमेश चंद्र बनर्जी कौन थे इसके अध्यक्ष? व्योमेश चंद्र बनर्जी। विशेष बात क्या थी? 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इसमें कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। दूसरा अधिवेशन देखते हैं, 1886 ईस्वी में हुआ। पर ईयर मतलब हर साल इसमें अधिवेशन होता था। तो देखते हैं दूसरा अधिवेशन 1886 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ था। दादा भाई नेरोजी इसके अध्यक्ष थे। तीसरा अधिवेशन 1887 ईस्वी में मद्रास में हुआ था। बदरुद्दीन तैयब जी इसके अध्यक्ष थे। ध्यान रखना है प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष यही थे, बदरुद्दीन तैयब जी, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। मद्रास में जो तीसरा अधिवेशन हुआ था 1887 ईस्वी में, बदरुद्दीन तैयब जी मुस्लिम अध्यक्ष प्रथम उसमें बनाए गए थे। चौथा अधिवेशन 1888 ईस्वी में इलाहाबाद में हुआ था। जॉर्ज यूल, ध्यान रखना है ये प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे उस समय के। पांचवा अधिवेशन उसके बाद 1889 ईस्वी में बम्बई में हुआ था। सर विलियम वेडरबर्न इसके अध्यक्ष थे। छठा अधिवेशन 1890 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ था। सर फिरोज शाह मेहता इसके अध्यक्ष थे। सातवां अधिवेशन 1891 ईस्वी में हुआ, नागपुर में। पी आनंद चार्लू इसके अध्यक्ष थे। आठवां अधिवेशन हुआ था 1892 ईस्वी में इलाहाबाद में। व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके अध्यक्ष थे। नौवां अधिवेशन हुआ था 1893 ईस्वी में लाहौर में। दादा भाई नेरोजी इसके अध्यक्ष थे। 10वां अधिवेशन हुआ था 1894 ईस्वी में मद्रास में। अल्फ्रेड वेब इसके अध्यक्ष थे। वेब ब्रिटिश संसद के एक आयरिश सदस्य थे। ब्रिटिश संसद के आयरिश सदस्य थे। वेब क्या थे? ब्रिटिश संसद के आयरिश सदस्य थे, ध्यान रखना है। 11वां अधिवेशन 1895 ईस्वी में पूना में हुआ था। सुरेंद्र नाथ बनर्जी इसकी अध्यक्षता किए थे। 12वां अधिवेशन 1896 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ था। रहीमतुल्ला सयानी इसके अध्यक्ष थे और पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। ध्यान रखना है पहली बार वंदे मातरम किस अधिवेशन में गाया गया था? 12वां अधिवेशन में 1896 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ था और रहीमतुल्ला सयानी इसके अध्यक्ष थे। 13वां अधिवेशन 1897 में हुआ था, अमरावती में हुआ था। सी शंकरन नायर, इन पे एक मूवी भी बनी हुई है, अक्षय कुमार जो लीड रोल कर रहे हैं। कमेंट में आपको नाम लिखना है उस मूवी का। अमरावती में जो अधिवेशन हुआ था 13वां 1897 ईस्वी में, सी शंकरन नायर उसके अध्यक्ष थे। 14वां अधिवेशन 1898 ईस्वी में मद्रास में हुआ था, जिसके अध्यक्ष कौन थे? आनंद मोहन दास। 15वां अधिवेशन 1899 ईस्वी में हुआ था, लखनऊ 1899 ईस्वी में लखनऊ में हुआ था और रमेश चंद्र दत्त इसके अध्यक्ष थे। 16वां अधिवेशन 1900 ईस्वी में हुआ था, लाहौर में हुआ था। NG चंद्रावरकर ये इसके अध्यक्ष थे उस समय। 17वां अधिवेशन 1901 ईस्वी में हुआ था, कलकत्ता में हुआ था और दीनसा इदुलजी वाचा इसके अध्यक्ष थे। 18वां 1902 ईस्वी में हुआ था। 18वां अधिवेशन 1902 ईस्वी में हुआ था, अहमदाबाद में। सुरेंद्र नाथ बनर्जी इसके अध्यक्ष थे उस समय। 19वां अधिवेशन 1903 ईस्वी में मद्रास में हुआ था, लाल मोहन घोष इसके अध्यक्ष थे। 20वां अधिवेशन 1904 ईस्वी में हुआ था, बम्बई में। सर हेनरी कॉटन इसके अध्यक्ष थे। 21वां अधिवेशन 1905 ईस्वी में बनारस में हुआ था, गोपाल कृष्ण गोखले इसके अध्यक्ष थे। यहाँ इंपॉर्टेंट बात क्या हुई थी? स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन किया गया था। स्वदेशी, ध्यान रखना है, स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन किया गया था। 22वां अधिवेशन 1906 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ था, दादा भाई नेरोजी इसके अध्यक्षता किए थे। पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया था, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किनके अधिवेशन में हुआ था? दादा भाई नेरोजी उसके अध्यक्ष बनाए गए थे। पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग जो है 22वां अधिवेशन 1906 ईस्वी में हुआ था, जो कलकत्ता में हुआ था और जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नेरोजी ने किया था, वहीं पे पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग हुआ था। 23वां अधिवेशन 1907 ईस्वी में हुआ था, सूरत में। डॉक्टर रास बिहारी घोष जो है ना इसके अध्यक्ष बनाए गए। 23वां अधिवेशन 1907 ईस्वी में सूरत में हुआ था, डॉक्टर रास बिहारी घोष के अध्यक्षता में हुआ था। कांग्रेस का प्रथम बार विभाजन यहीं हुआ था, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। कांग्रेस का प्रथम विभाजन जो है सूरत के अधिवेशन में हुआ था। कब ये अधिवेशन हुआ? 1907 ईस्वी में, इसलिए इसका नाम सूरत फूट भी पड़ गया था। 23वां अधिवेशन 1908 ईस्वी में मद्रास में हुआ था। डॉक्टर रास बिहारी घोष जो है इसके अध्यक्षता की थी और कांग्रेस संविधान का निर्माण हुआ था, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। कांग्रेस संविधान का निर्माण कौन से कांग्रेस के अधिवेशन में हुआ था? कांग्रेस संविधान का निर्माण तो 23वां अधिवेशन था वो 1908 ईस्वी में हुआ था।
मद्रास में हुआ था और डॉक्टर रास बिहारी घोष जो हैं उसके अध्यक्षता किए थे। उसको उनको अध्यक्ष बनाया गया था। कांग्रेस संविधान का निर्माण उन्हीं की अध्यक्षता में हुआ। 9 इसके बाद आगे देखते हैं। 24वां अधिवेशन 1909 ईस्वी में लाहौर में हुआ था। अध्यक्षता कौन किए थे? पंडित मदन मोहन मालवीय ने उनको अध्यक्ष बनाया गया था। पंडित मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में यह अधिवेशन हुआ था 24वां। कहाँ हुआ था? लाहौर में 1909 ईस्वी में। 25वां अधिवेशन 1910 ईस्वी में हुआ था। 25वां अधिवेशन 1910 ईस्वी में इलाहाबाद में हुआ था। विलियम वेडरबर्न इसकी अध्यक्षता किए थे। 26वां अधिवेशन 1911 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ था। पंडित बिशन नारायण धर इसकी अध्यक्षता किए थे और पहली बार जन गण मन गाया गया था इस अधिवेशन में। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, पहली बार जन गण मन किस अधिवेशन में गाया गया? कलकत्ता वाले अधिवेशन में। जो 26वां अधिवेशन था 1911 ईस्वी में हुआ था और अध्यक्षता कौन कर रहे थे? पंडित बिशन नारायण धर। 27वां अधिवेशन जो है 1912 ईस्वी में बांकीपुर में हुआ था। R.N. मधोलकर जो हैं इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। बांकीपुर बिहार में है। 28वां अधिवेशन जो है 1913 ईस्वी में कराची में हुआ था। नवाब सैयद मोहम्मद बहादुर इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। 29वां जो अधिवेशन है 1914 ईस्वी में मद्रास में हुआ था। 29वां अधिवेशन 1914 ईस्वी में मद्रास में हुआ था। भूपेंद्र नाथ बसु इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। 30वां अधिवेशन 1915 ईस्वी में बम्बई में हुआ था। सर सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। लॉर्ड वेलिंगटन ने भाग लिया था। ध्यान रखना है, लॉर्ड वेलिंगटन ने इस अधिवेशन में भाग लिया था। 30वां अधिवेशन था 1915 ईस्वी का, बम्बई में इसका अधिवेशन हुआ था। सर सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। 31वां अधिवेशन 1916 ईस्वी में लखनऊ में हुआ था। अंबिका चरण मजूमदार इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। मुस्लिम लीग से समझौता हुआ, इसलिए इंपॉर्टेंट है। मुस्लिम लीग से समझौता कौन से अधिवेशन में हुआ था? लखनऊ अधिवेशन में हुआ था। 31वां अधिवेशन था 1916 ईस्वी में ये हुआ था। अध्यक्षता कौन कर रहे थे? अंबिका चरण मजूमदार। इसकी स्पेशल बात क्या है? तो मुस्लिम लीग से समझौता हो गया था, कांग्रेस और मुस्लिम लीग का समझौता हो गया था। 32वां अधिवेशन जो है 1917 ईस्वी का है, जो कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था। श्रीमती एनी बेसेंट, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, एनी बेसेंट पहली बार यहाँ पे अध्यक्ष बनाई गई थी। 32वां अधिवेशन जो 1917 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ था, श्रीमती एनी बेसेंट को पहली बार अध्यक्षता मिला था और प्रथम महिला अध्यक्ष के रूप से जानी जाती हैं। प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? श्रीमती एनी बेसेंट थी। कब बनाई गई? 1917 ईस्वी में 32वां अधिवेशन में, और कलकत्ता में इसका अधिवेशन हुआ था। विशेष अधिवेशन एक है बीच में 1918 ईस्वी में हुआ था बम्बई में। हसन इमाम इसके अध्यक्षता कर रहे थे। हसन इमाम की अध्यक्षता में ये हुआ था। अधिवेशन विशेष अधिवेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। 1918 ईस्वी में हुआ था, बम्बई में हुआ था और हसन इमाम इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। यहाँ क्या हुआ था? कांग्रेस का दूसरा विभाजन हुआ था। ध्यान रखना है, सूरत के बाद 1907 में जो सूरत में हुआ था, उसके बाद कांग्रेस का दूसरा विभाजन यहीं हुआ था 1918 ईस्वी में। 33वां अधिवेशन 1918 ईस्वी में हुआ था, दिल्ली में हुआ था। पंडित मदन मोहन मालवीय इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। 34वां अधिवेशन 1919 ईस्वी में अमृतसर में हुआ था। पंडित मोतीलाल नेहरू इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। विशेष अधिवेशन फिर से है 1920 ईस्वी में हुआ था, कलकत्ता में हुआ था। लाला लाजपत राय इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। कांग्रेस संविधान में परिवर्तन हुआ था। यहाँ पे क्या हुआ था? विशेष अधिवेशन 1920 ईस्वी जो कलकत्ता में हुई थी, लाला लाजपत राय के अध्यक्षता में हुई थी। कांग्रेस संविधान में परिवर्तन यहाँ हुआ था। 35वां जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1920 ईस्वी में नागपुर में हुआ था। CV राघवाचार्यर इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। 36वां अधिवेशन जो है 1921 ईस्वी में अहमदाबाद में हुआ था। हकीम अजमल खां जो है इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। 37वां अधिवेशन 1922 ईस्वी में गया में हुआ था। देशबंधु चित्तरंजन दास इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। ध्यान रखना है कि बिहार का ये दूसरा अधिवेशन था जो गया में हुआ था। इससे पहले बिहार में अधिवेशन बांकीपुर में हुआ था। 1912 ईस्वी में हम लोग पढ़े थे, ये वाला बांकीपुर में जो हुआ था, ये वाला। इसकी 1912 के बाद 1922 में ये बिहार का अधिवेशन सेकेंड अधिवेशन इन बिहार, मतलब सेकेंड जो अधिवेशन हुआ था बिहार में, जो गया में हुआ था ना। इसके बाद क्या है? 38वां जो है 1923 ईस्वी में हुआ था काकीनाडा में। मौलाना मोहम्मद अली इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। विशेष अधिवेशन फिर से बीच में 1923 ईस्वी में दिल्ली में हुआ था। अबुल कलाम आज़ाद इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। सबसे युवा अध्यक्ष
जो है के रूप में जाने गए। सबसे युवा अध्यक्ष जो हैं यही थे अबुल कलाम आज़ाद। इनकी अधिवेशन कौन सी थी? विशेष अधिवेशन था 1923 ईस्वी का, जिसमें दिल्ली में हुआ था वो अधिवेशन। अध्यक्षता कौन कर रहे थे? अबुल कलाम आज़ाद, जिन्हें सबसे युवा अध्यक्ष कहा गया था। 39वां अधिवेशन 1924 ईस्वी को बेलगाम में हुआ था। महात्मा गांधी इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, बिकॉज महात्मा गांधी जो है कांग्रेस के पूरे इतिहास में एक ही बार अधिवेशन में अध्यक्षता किए। वो कौन सा अधिवेशन था? बेलगाम वाला अधिवेशन 1924 ईस्वी में 39वां अधिवेशन था। यानी 39वां अधिवेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि 39वां अधिवेशन जो था कांग्रेस का 1924 ईस्वी में हुआ था, बेलगाम में हुआ था। और महात्मा गांधी पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, इसलिए फेमस है। 40वां अधिवेशन 1925 ईस्वी में कानपुर में हुआ था। श्रीमती सरोजनी नायडू जो है इसकी अध्यक्षता कर रही थी। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, वहाँ तो हम लोग प्रथम महिला अध्यक्ष पढ़े थे श्रीमती एनी बेसेंट वाले पे, लेकिन यहाँ पे 40वां अधिवेशन जो 1925 में हुआ कानपुर में जो हुआ श्रीमती सरोजनी नायडू की अध्यक्षता में, तो प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष के रूप में ये फेमस हुई थी। 41वां अधिवेशन जो है कांग्रेस का 1926 ईस्वी में हुआ, गुवाहाटी में हुआ। एस श्रीनिवास आयगार ये इसके अध्यक्षता कर रहे थे। 41वां अधिवेशन 1926 ईस्वी में गुवाहाटी में हुआ। एस श्रीनिवास आयगार जो हैं इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। सदस्यों हेतु खादी वस्त्र अनिवार्य किया गया, इस अधिवेशन का इंपॉर्टेंट बात है। तो सदस्यों हेतु खादी वस्त्र अनिवार्य किस अधिवेशन में किया गया? गुवाहाटी वाले अधिवेशन में जो 41वां था 1926 ईस्वी में हुआ था। और इसके जो अध्यक्षता कर रहे थे कौन थे? इसके अध्यक्ष बनाए गए एस श्रीनिवास आयगार। 42वां अधिवेशन 1927 ईस्वी में मद्रास में हुआ था। डॉक्टर M.A. अंसारी इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई थी। इस अधिवेशन की मुख्य बात क्या थी, इंपॉर्टेंस क्या थी? तो मद्रास वाले 1927 वाले 42वां जो अधिवेशन है, डॉक्टर M.A. अंसारी जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे, पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई थी इसमें, इसलिए इंपॉर्टेंट है। 43वां जो कांग्रेस का अधिवेशन है 1928 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ था। पंडित मोतीलाल नेहरू इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। 44वां जो कांग्रेस का अधिवेशन है 1929 ईस्वी में लाहौर में हुआ था। पंडित जवाहरलाल नेहरू इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। पूर्ण स्वराज की मांग हुई थी, यहाँ पे एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, पूर्ण स्वराज की मांग हुई थी, इसलिए बहुत ज़्यादा फेमस था। 44वां जो कांग्रेस का अधिवेशन है 1929 ईस्वी में जो हुआ था, लाहौर में हुआ था, ये इसीलिए बहुत ज़्यादा फेमस है क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ और पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी इसमें 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन में, जो 44वां कांग्रेस का अधिवेशन था, जो 1929 ईस्वी में लाहौर में हुआ था। 44वां कांग्रेस का अधिवेशन था। अध्यक्षता कौन कर रहे थे? JL नेहरू यानी जवाहरलाल नेहरू, और पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। 45वां कांग्रेस अधिवेशन 1931 ईस्वी में कराची में हुआ था। सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में हुआ था। मौलिक अधिकार का प्रस्ताव पारित हुआ। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है ये भी। 45वां जो कांग्रेस का अधिवेशन था 1931 ईस्वी में कराची में हुआ था। सरदार वल्लभ भाई पटेल इसकी अध्यक्षता कर रहे थे, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, और मौलिक अधिकार का प्रस्ताव पारित हुआ था, ध्यान रखना। 46वां कांग्रेस का अधिवेशन 1932 ईस्वी दिल्ली में हुआ था। अमृत रणछोड़ दास सेठ इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। 47वां 1933 में हुआ था, कलकत्ता में हुआ था। श्रीमती नेल्ली सेनगुप्ता इसकी अध्यक्षता कर रही थी। 48वां 1934 ईस्वी में बम्बई में हुआ था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में। 49वां 1936 ईस्वी में लखनऊ में हुआ था। पंडित JL नेहरू जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस पार्लियामेंट बोर्ड की स्थापना हुई थी। यहाँ पे क्या हुई थी? कांग्रेस पार्लियामेंट बोर्ड की स्थापना हुई थी। कौन सा ये कांग्रेस का अधिवेशन है? 49वां कांग्रेस का अधिवेशन है 1936 ईस्वी में हुआ था, लखनऊ में हुआ था, पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था, जहाँ पे कांग्रेस पार्लियामेंट बोर्ड की स्थापना हुई थी। 50वां कांग्रेस का जो अधिवेशन है 1937 ईस्वी में हुआ था, फैजपुर में हुआ था। जो अध्यक्षता कौन कर रहे थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। गांव में आयोजित प्रथम अधिवेशन यही था, गांव में आयोजित प्रथम अधिवेशन था, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। 50वां जो कांग्रेस का अधिवेशन था 1937 ईस्वी का, फैजपुर में हुआ था। पंडित जवाहरलाल नेहरू इसकी अध्यक्षता कर रहे थे और गांव में आयोजित प्रथम अधिवेशन था, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 51वां
1938 ईस्वी में हरिपुरा गुजरात में हुआ था, सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में। 52वां जो है 1939 ईस्वी में त्रिपुरी में हुआ था, सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में। 53वां जो है 1940 ईस्वी में रामगढ़ में हुआ था, अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में। उस समय रामगढ़ जो है बिहार का ही पार्ट था, तो आप इसको मान सकते हैं बिहार का तीसरा ये कांग्रेस का अधिवेशन था। 1940 ईस्वी में 53वां, अबुल कलाम आज़ाद इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। 54वां जो अधिवेशन है 1946 ईस्वी में मेरठ में हुआ था, आचार्य JV कृपलानी जो है इसकी अध्यक्षता कर रहे थे, ध्यान रखना है। और आज़ादी के समय भी अध्यक्ष यही थे, एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। 54वां जो कांग्रेस का अधिवेशन है 1946 ईस्वी में हुआ था, मेरठ में हुआ था, आचार्य JV कृपलानी जो है इसके अध्यक्ष बनाए गए थे, और आज़ादी के समय भी अध्यक्ष यही थे, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इसके बाद का जो अधिवेशन है वो है 55वां अधिवेशन, 1948 ईस्वी में हुआ था, जयपुर में हुआ था। अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? V पट्टाभी सीतारमैया को बनाया गया था अध्यक्ष। 56वां जो अधिवेशन है कांग्रेस का वो 1950 ईस्वी में हुआ था, स्थान कौन सा था? नासिक में हुआ था, पुरुषोत्तम दास टंडन इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। नौ ये 1 2 3 4 5 6 7 8 जो दिया हुआ है ये नेमिंग पे दिया हुआ है। नौ इसके बाद देखते हैं इस अधिवेशन, ये 22वें अधिवेशन के बारे में लिखा हुआ है, ये फर्स्ट लाइन जो दिया हुआ है 22वें अधिवेशन के बारे में दिया हुआ है। इस अधिवेशन में नरमपंथी एवं गरमपंथी में मतभेद उभरा। इस अधिवेशन में 22वें अधिवेशन की बात हो रही है, इस अधिवेशन में नरमपंथी एवं गरमपंथी में मतभेद उभरा। नरमपंथी रास बिहारी घोष को और गरमपंथी जो है लाला लाजपत राय को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना चाहते थे। नरमपंथी वाले जो थे रास बिहारी घोष को, और गरमपंथी वाले जो थे वो लाला लाजपत राय को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना चाहते थे। लेकिन अंत में दादा भाई नौरोजी को अध्यक्ष बनाया गया। अंत में किसको अध्यक्ष बनाया गया? दादा भाई नौरोजी को अध्यक्ष बनाया गया। 1907 ईस्वी में ये दूसरा जो लाइन दिया हुआ है ये 23वां अधिवेशन के बारे में दिया हुआ है, आप चार्ट में देख सकते हैं 23वां अधिवेशन के बारे में दिया हुआ है। ये वाला अधिवेशन के बारे में दिया हुआ 23वां अधिवेशन जो 1907 ईस्वी में सूरत में हुआ था। 1907 ईस्वी में इस अधिवेशन में 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में पास कराए गए प्रस्तावों स्वदेशी, बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा और राष्ट्रीय स्वशासन, यानी स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन को लेकर मतभेद हो गया, जिसके कारण कांग्रेस का विभाजन हो गया। यह नरम दल और गरम दल में बंट गया। फलस्वरूप क्या हुआ? सूरत अधिवेशन में, यही 23वां अधिवेशन जो था सूरत अधिवेशन की कार्रवाई पूरी नहीं हो सकी। सूरत अधिवेशन की कार्रवाई पूरी नहीं हो सकी, इसीलिए 23वें अधिवेशन को मद्रास में पुनः आयोजित किया गया। इसके बाद है 27वां अधिवेशन के बारे में, यह थर्ड लाइन जो है, इस अधिवेशन में ह्यूम को कांग्रेस का पिता कहा गया। ध्यान रखना है 27वां जो अधिवेशन है इसके बारे में लिखा हुआ है कि इस अधिवेशन में ह्यूम को कांग्रेस का पिता कहा गया। अब ये 31वां अधिवेशन के बारे में फोर्थ लाइन लिखा हुआ है, मदन मोहन मालवीय ने लखनऊ समझौता का विरोध किया था। किसने विरोध किया था? मदन मोहन मालवीय ने लखनऊ समझौता का विरोध किया था। इसी अधिवेशन में मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन के मांग को स्वीकार कर लिया गया। अब ये 5वां जो लाइन है ये 32वां के बाद जो एक विशेष अधिवेशन हुआ ना उसके बारे में है। सर्वप्रथम मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी, यहीं पे सर्वप्रथम मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी, वहाँ भी हम लोग पढ़े थे ना। इसके बाद ये 40वां अधिवेशन के बारे में 6th लाइन जो है ये है, इस अधिवेशन में हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में इस्तेमाल किया गया। 40वां अधिवेशन में हुआ था ये कि इस अधिवेशन में हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में इस्तेमाल किया गया। अब ये 45वां अधिवेशन के बारे में है कि कराची अधिवेशन में गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद हमेशा जिंदा रहेगा। कराची अधिवेशन जो 45वां अधिवेशन था में गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद हमेशा जिंदा रहेगा, ध्यान रखना है ना। इसके बाद क्या है, 51वां अधिवेशन जो कांग्रेस का हुआ था उसके बारे में ये 8वां लाइन है, सुभाष चंद्र बोस ने अपनी कार्यकारिणी के गठन के प्रश्न पर
गांधी जी से विवाद हो जाने के कारण त्यागपत्र दे दिया था। सुभाष चंद्र बोस ने अपनी कार्यकारिणी के गठन के प्रश्न पर गांधी जी से विवाद हो जाने के कारण त्यागपत्र दे दिया था। तब राजेंद्र प्रसाद को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था, ध्यान रखना है। उसके बाद अध्यक्ष किसको बनाया गया? राजेंद्र प्रसाद को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। नौ, इसके बाद क्या है? कांग्रेस अधिवेशन से संबंधित कुछ अन्य तथ्य। आइए कुछ अन्य तथ्य देखते हैं कांग्रेस अधिवेशन से संबंधित। पहली बार महिलाओं ने कांग्रेस के 1889 ईस्वी के बम्बई अधिवेशन में भाग लिया था, ध्यान रखना है। सबसे पहली बार महिलाओं ने कब कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लिया था? तो 1889 के बम्बई के अधिवेशन में भाग लिया था। प्रथम महिला जिसने कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया, उनका नाम क्या था? कादम्बिनी गोंगली, कलकत्ता में 1890 ईस्वी में। प्रथम महिला कौन थी जिसने कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया था? कादम्बिनी गोंगली। कादम्बिनी गोंगली थी जिसने कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया, कादम्बिनी गोंगली थी। और कलकत्ता के अधिवेशन 1890 में ये हुआ था। कांग्रेस के अंग्रेज अध्यक्ष कौन कौन थे? तो जॉर्ज यूल, जो इलाहाबाद 1888 ईस्वी में बने, ये पहले अध्यक्ष थे। दूसरे अध्यक्ष कौन थे? विलियम वेडरबर्न, बम्बई में बने थे 1889 ईस्वी में, एवं इलाहाबाद में 1910 ईस्वी में बने थे, ये दूसरे अध्यक्ष थे। और तीसरे अध्यक्ष कौन थे? अल्फ्रेड वेब, जो मद्रास 1894 ईस्वी के अधिवेशन में बने थे, तीसरे अध्यक्ष थे। और हेनरी कॉटन, ये बम्बई 1904 ईस्वी में बनाए गए थे, ये चौथे अध्यक्ष थे। ना, इसके बाद क्या है? 1935 ईस्वी में कांग्रेस का कोई अधिवेशन नहीं हुआ था, ध्यान रखना है। 1935 ईस्वी में कांग्रेस का कोई अधिवेशन नहीं हुआ था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1947 ईस्वी में दिल्ली में हुई विशेष अधिवेशन के अध्यक्ष थे, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1947 ईस्वी में दिल्ली में हुई विशेष अधिवेशन जो थी उसके अध्यक्ष बनाए गए थे। नौ, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है 55वां टॉपिक, ब्रिटिश कालीन आयोग समितियां। ब्रिटिश कालीन आयोग और समितियां देखते हैं। आयोग है, इनका वर्ष दिया हुआ है, अध्यक्ष है गवर्नर जनरल या वायसराय जिनकी उपस्थिति में हुई थी, और उद्देश्य क्या था। सबसे पहला आयोग क्या बना था? इनाम आयोग 1852 ईस्वी में बना था। इनाम अध्यक्ष थे और गवर्नर जनरल उस समय कौन थे? डलहौजी थे। उद्देश्य क्या था? भूमि संबंधी विवेचना। दुर्भिक्ष आयोग 1880 ईस्वी में रिचर्ड स्ट्रेटची दुर्भिक्ष आयोग 1880 ईस्वी में बना था। रिचर्ड स्ट्रेटची जो है अध्यक्ष बनाए गए थे। गवर्नर जनरल कौन थे? लीटन थे। अकाल निवारण हेतु विचार करने के लिए इसको बनाया गया था। हंटर आयोग 1882 ईस्वी में बनाया गया था। विलियम हंटर अध्यक्ष थे और रिपन उस समय कांग्रेस के गवर्नर थे। रिपन उस समय गवर्नर जनरल थे। शिक्षा का विकास हुआ था, इसके लिए ये जाना जाता है। एचिंसन आयोग 1886 ईस्वी में बनाया गया था। चार्ल्स एचिंसन की अध्यक्षता में बना था। डफरिन उस समय गवर्नर जनरल थे। और नागरिक सेवा में भारतीयों की संख्या में वृद्धि पर विचार करने के लिए बनाया गया था। अफीम आयोग 1893 ईस्वी में बना था। लेंसडाउन के समय का ये बात है। लेंसडाउन क्या थे? गवर्नर जनरल उस समय थे। अफीम सेवन को रोकने हेतु ये बनाया गया था। हडसेल समिति 1893 ईस्वी में बना था। हडसेल इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। लेंसडाउन उस समय क्या थे? कांग्रेस के अध्यक्ष थे। और टकसाल संबंधी सुझाव देने के लिए इसको बनाया गया था। नौ, इसके बाद दुर्भिक्ष आयोग है, 1898 ईस्वी में बना था। जेम्स लॉयल इस समय के अध्यक्ष बनाए गए। दुर्भिक्ष आयोग के अध्यक्ष किनको बनाया गया? जेम्स लॉयल को बनाया गया। एल्गिन उस समय के वायसराय या गवर्नर जनरल थे। उद्देश्य क्या था? प्रथम दुर्भिक्ष आयोग की रिपोर्ट पर विचार करना। प्रथम दुर्भिक्ष आयोग जो बना था उसकी रिपोर्ट पर विचार करना। दुर्भिक्ष आयोग फिर से बनाया गया 1901 ईस्वी में। एंथनी मैकडोनाल्ड जो थे इसके अध्यक्ष बनाए गए। कर्जन की उपस्थिति में बना था, यानी लॉर्ड ये गवर्नर जनरल उस समय के कर्जन थे। द्वितीय दुर्भिक्ष जो आयोग की रिपोर्ट पर सुझाव प्रस्ताव करने के लिए, सुझाव बताने के लिए इसको बनाया गया था। फिर बना था सिंचाई आयोग 1901 ईस्वी में। बोल्विन स्कॉट की अध्यक्षता में। कर्जन उस समय के गवर्नर जनरल थे। सिंचाई में सुधार हेतु वित्तीय विचार करने पे के लिए इसको बनाया गया था। विश्वविद्यालय आयोग इसके बाद बना था, 1902 ईस्वी में बना था। थॉमस रेले की अध्यक्षता में बना था। और उस समय कौन थे गवर्नर जनरल? तो कर्जन थे। भारतीय विश्वविद्यालय पर की स्थिति पर विचार करने के लिए इसको बनाया गया था। फ्रेजर आयोग इसके बाद बना था 1902 ईस्वी में। फ्रेजर इसकी अध्यक्षता कर रहे थे और कर्जन उस समय भी गवर्नर जनरल थे। पुलिस की कार्य पद्धति पर विचार करने के लिए इसको बनाया गया था। इस्लिंगटन आयोग था, उसके बाद 1912 ईस्वी में बनाया गया था। इस्लिंगटन इसके अध्यक्ष बनाए गए। हार्डिंग उस समय कौन थे? तो गवर्नर जनरल थे। नागरिक सेवा में भारतीयों की हिस्सेदारी पर विचार करने के लिए इसको बनाया गया था।
मैकलेगन समिति इसके बाद बना था 1914 ईस्वी में। मैकलेगन जो थे उस समय अध्यक्ष थे इसके, और हार्डिंग जो है वो इसके गवर्नर जनरल उस समय के थे। सरकारी वित्तीय अवस्था से संबंधित जो सुझाव है उसके लिए बनाया गया था। कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग बना था, जिसे सैडलर आयोग भी बोलते हैं, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग यानी सैडलर आयोग जो है 1917 ईस्वी में बना था। माइकल सैडलर इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? चेम्सफोर्ड गवर्नर जनरल थे, और कलकत्ता विश्वविद्यालय में दोषों की जांच के लिए इसको बनाया गया था। इसके बाद भारतीय छटनी समिति बना था 1923 ईस्वी में। लॉर्ड इंचकैप की अध्यक्षता में। रीडिंग उस समय में गवर्नर जनरल थे। शिक्षा संबंधी विचार हेतु इसको बनाया गया था। ली आयोग इसके बाद बना था 1924 ईस्वी में। लॉर्ड जो ली हैं, लॉर्ड ली इसके अध्यक्ष बनाए गए। रीडिंग जो है उस समय के गवर्नर थे। लोक सेवा आयोग की गठन की अनुशंसा 1926 में गठन हुआ था। लोक सेवा आयोग के गठन की अनुशंसा हुई थी इसमें 1926 में लोक सेवा आयोग की गठन हुई थी। सैंडहर्स्ट समिति 1925 ईस्वी में बनाया गया था। एंड्रयू स्किन इसके अध्यक्ष थे। रीडिंग उस समय में गवर्नर जनरल थे। भारतीय सेना का भारतीयकरण पर विचार के लिए बनाया गया था। बटलर समिति 1927 ईस्वी में बनाया गया था। हरकोर्ट बटलर की अध्यक्षता में बना था, और इरविन जो है उस समय गवर्नर जनरल थे। देशी राज्यों एवं अंग्रेजी सरकार के संबंधों पर विचार करने के लिए इसको बनाया गया था। साइमन आयोग 1927 ईस्वी में बनाया गया था। जॉन साइमन इसके अध्यक्ष थे। इरविन उस समय में लॉर्ड गवर्नर जनरल थे। इरविन जो है गवर्नर जनरल थे उस समय, और 1919 ईस्वी के अधिनियम की समीक्षा हेतु इसको बनाया गया था। लीन लिथगो आयोग उसके बाद बना था 1928 ईस्वी में बना था। लीन लिथगो उस समय के अध्यक्ष थे। इरविन जो है उस समय गवर्नर जनरल थे। कृषि संबंधी समस्याओं पर विचार करने के लिए इसको बनाया गया था। व्हिटले आयोग क्यों बना था? व्हिटले आयोग 1928 ईस्वी में बना था। J.H. व्हिटले इसके अध्यक्ष थे। इरविन उस समय में गवर्नर जनरल थे। श्रमिकों की स्थिति पर विचार करने के लिए व्हिटले आयोग को बनाया गया था। लिंडसे आयोग 1929 ईस्वी में बना था। लिंडसे इसके अध्यक्ष थे। इरविन इसके गवर्नर जनरल थे। उस समय गवर्नर जनरल इरविन थे, और भारत में मिशनरी शिक्षा के विकास हेतु इसको बनाया गया था। भारतीय वैधानिक आयोग 1929 ईस्वी में बना था। फिलिप हर्टोग जो हैं इसके अध्यक्ष थे। इरविन जो है इसके उस समय गवर्नर जनरल थे, और शिक्षा की स्थिति की समीक्षा करने हेतु इसको बनाया गया था। क्या बनाया गया था? भारतीय वैधानिक आयोग। सप्रू समिति 1934 ईस्वी में बनाया गया था। तेज बहादुर सप्रू इसके अध्यक्ष बनाए गए। उस समय लॉर्ड गवर्नर जनरल कौन थे? विलिंगटन थे। उस समय गवर्नर जनरल विलिंगटन थे। बेरोजगारी की समस्या की समीक्षा हेतु इसको बनाया गया था। आइए इसके बाद देखते हैं भारतीय परिसीमन समिति 1935 ईस्वी में बनाया गया था। 1935 ईस्वी में बनाया गया था। अध्यक्ष कौन थे? लॉरी हेमंड थे, और गवर्नर जनरल उस समय कौन थे? विलिंगटन थे। क्यों बनाया गया था? निर्वाचन क्षेत्रों की अवस्था हेतु के लिए बनाया गया था। राष्ट्रीय योजना समिति इसके बाद है 1938 ईस्वी में बनाया गया था। जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। लीन लिथगो उस समय गवर्नर जनरल थे। आर्थिक योजना के लिए बनाया गया था। क्रिप्स आयोग 1942 ईस्वी में बनाया गया था। स्टेफोर्ड क्रिप्स इसके अध्यक्ष थे। लीन लिथगो उस समय गवर्नर जनरल थे, और भारत के राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए ये आया था, ये बनाया गया था। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। क्रिप्स आयोग 1942 ईस्वी में बना था। स्टेफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में बना था। उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो लीन लिथगो थे, और भारत के राजनीतिक गतिरोध दूर करने के हेतु इसको बनाया गया था। कैबिनेट आयोग 1940 ईस्वी में बना था। पैथिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष थे। बेवेल उस समय में गवर्नर जनरल थे, और भारतीयों को सत्ता हस्तांतरित करने पर विचार हेतु इसको बनाया गया था। दुर्भिक्ष जांच आयोग 1943 ईस्वी में बना था। सर चार्ल्स वुड की अध्यक्षता में बना था, और बेवेल उस समय गवर्नर जनरल थे। बंगाल के अकाल के कारणों पर विचार करने हेतु ये बनाया गया था। सार्जेंट आयोग 1944 ईस्वी में बना था। सार्जेंट आयोग 1944 ईस्वी में बना था। जॉन सार्जेंट इसके अध्यक्ष थे। बेवेल उस समय गवर्नर जनरल थे। शिक्षा के विकास हेतु बनाया गया था। इसको क्यों बनाया गया था? सार्जेंट आयोग को शिक्षा के विकास हेतु बनाया गया था। उस समय अध्यक्ष कौन थे इसके?
जॉन सार्जेंट 1944 ईस्वी में बना था। जॉन सार्जेंट इसके अध्यक्ष थे और बेवेल उस समय लॉर्ड गवर्नर जनरल थे। बेवेल उस समय गवर्नर जनरल थे। ना इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है उपाधि प्राप्तकर्ता एवं दाता। 56वां जो टॉपिक है हमारा आधुनिक भारत का, उपाधि प्राप्तकर्ता एवं दाता। आइए देखते हैं उपाधि प्राप्तकर्ता और दाता। गुरुदेव की उपाधि किनको दी गई थी? रविंद्रनाथ टैगोर को। गुरुदेव की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर। दाता कौन थे? महात्मा गांधी द्वारा दिया गया था। महात्मा की उपाधि महात्मा गांधी को मिला है। किनके द्वारा? तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। नेताजी की उपाधि सुभाष चंद्र बोस को मिला है, एडोल्फ हिटलर द्वारा। सरदार की उपाधि वल्लभ भाई पटेल को मिला, बारदोली की महिलाओं के द्वारा। देश रत्न या अजात शत्रु किनको मिला है उपाधि? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। किनके द्वारा? तो महात्मा गांधी के द्वारा। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को मिला है। उपाधि कौन दिया है? तो महात्मा गांधी दिए हैं। देश नायक तो सुभाष चंद्र बोस को देश नायक उपाधि मिली है। रविंद्रनाथ टैगोर या ठाकुर रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा दिया गया है। देश नायक की उपाधि सुभाष चंद्र बोस को मिला है और रविंद्रनाथ ठाकुर या टैगोर के द्वारा दिया गया है। विवेकानंद स्वामी विवेकानंद को मिला है उपाधि और महाराजा खेतरी द्वारा दिया गया है। राष्ट्रपिता की उपाधि जो है महात्मा गांधी को मिली है। किनके द्वारा? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। राजा की उपाधि राजा राम मोहन राय को मिला है अकबर द्वितीय के द्वारा। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट चार्ट था, आपको लर्न रखना है। उपाधि प्राप्तकर्ता और दाता हम लोग देख रहे थे। नाउ नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है 57वां टॉपिक, भारत की ऐतिहासिक लड़ाइयाँ। भारत की ऐतिहासिक लड़ाइयाँ। प्रमुख युद्ध है, वर्ष है और परिणाम क्या हुआ वो है। तो प्रमुख युद्ध देखते हैं। तराइन का प्रथम युद्ध और 1191 ईस्वी में। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को हराया। ध्यान रखना है, तराइन का प्रथम युद्ध में 1191 ईस्वी में जो हुआ, पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को हराया। तराइन का द्वितीय युद्ध में क्या हुआ? 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने वापस पृथ्वीराज को हरा दिया। ध्यान रखना है। चंदवार का युद्ध जो है वो 1194 ईस्वी में हुआ, जिसमें मोहम्मद गौरी ने जयचंद को हराया था। ध्यान रखना है, चंदवार का युद्ध में 1194 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने जयचंद को हराया। यहाँ पे चंद लिखा हुआ है, यहाँ भी जयचंद लिखा हुआ है, तो आप रिलेट कर सकते हैं। चंदवार का युद्ध जो है 1194 ईस्वी में हुआ था, मोहम्मद गौरी ने जयचंद को हराया। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 ईस्वी में हुई थी, बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया। बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया। खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में हुआ था, बाबर ने फिर से राणा सांगा को हराया। चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में। चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में बाबर ने क्या किया? मेदिनी राय को हराया। घाघरा का युद्ध हुआ था 1529 ईस्वी में, बाबर ने फिर से अफगानों को हराया। चौसा का युद्ध हुआ था 1539 ईस्वी में, शेरशाह ने हुमायूं को हराया। कन्नौज का युद्ध हुआ था 1540 ईस्वी में, शेरशाह ने हुमायूं को हराया। पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी 1556 ईस्वी में, अकबर ने हेमू को हराया। तालीकोट का युद्ध जो है हुई थी 1565 ईस्वी में, विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया था। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ था तालीकोट युद्ध में, जो 1565 ईस्वी में हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध जो है 1576 ईस्वी में हुआ था, अकबर ने महाराणा प्रताप को हराया। कोलाचेल की लड़ाई हुई थी 1741 ईस्वी में, त्रावणकोर के राजा मार्तंड वर्मा ने डच ईस्ट इंडिया कंपनी को हराया था। त्रावणकोर की राजा मार्तंड वर्मा, किसने? मार्तंड वर्मा ने डच ईस्ट इंडिया कंपनी को हराया था। प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 ईस्वी में, अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को हराया। वांडीवास का युद्ध हुआ था 1760 ईस्वी में, फ्रांसीसियों की पराजय हुई थी। पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी 1761 ईस्वी में, अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया था। आइए इसके आगे देखते हैं। बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 ईस्वी में, अंग्रेजों ने मीर कासिम को हराया था। रुहेला का युद्ध हुआ था 1774 ईस्वी में, खुर्दा का युद्ध हुआ था 1795 ईस्वी में, निजाम की पराजय हुई थी। ध्यान रखना है। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से प्रसिद्ध कौन सा युद्ध था? 1857 का। ध्यान रखना है। भारत चीन युद्ध कब हुआ था? 1962 ईस्वी को। प्रथम भारत पाक युद्ध जो है 1965 ईस्वी को हुआ था। द्वितीय भारत पाक युद्ध जो है 1971 ईस्वी को हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 में और द्वितीय विश्व युद्ध जो है 1939 से 1945 के बीच हुआ था। आइए इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं और ट्रेंड देख लेते हैं कि कैसे कैसे लर्न रखना होता है इसको। तो ये जो मुग़ल सम्राट वाले कुछ युद्ध थे, बहुत ज़्यादा तो मुग़ल सम्राट वाले ही हैं, तो आप इसको याद रख सकते हैं। कुछ ट्रिक बताते हैं इसके लिए। तो भारत की ऐतिहासिक लड़ाइयाँ में तराइन का 2 युद्ध हुआ था, ध्यान रखना है। एक और दूसरा जो तराइन का युद्ध हुआ है
पहले इसको देख लीजिए, तराइन वाला, फिर मुगल शासन में चलेंगे। तो तराइन का 2 युद्ध जो है वो पृथ्वीराज पहली बार क्या करते हैं, मोहम्मद गौरी को हराते हैं। और दूसरे में फिर क्या होता है, 91 और 92, यानी तराइन का पहला युद्ध 91 में और 92 में दूसरा युद्ध हुआ। पृथ्वीराज ने पहले क्या किया, मोहम्मद गौरी को हराया, फिर मोहम्मद गौरी बदले के रूप में उनको पृथ्वीराज को हरा देते हैं। तो ये दोनों याद ऐसे ही रह जाएगा। और चंदवार वाला युद्ध कैसे याद रहेगा, क्योंकि मोहम्मद गौरी जब पृथ्वीराज को हरा दिए तो मोहम्मद गौरी उसके बाद फिर से जयचंद को भी हरा देते हैं। तो चंदवार जयचंद, इससे आपको रिलेट हो जाएगा। अब 1526, 27, 28, 29 ये 4 जो युद्ध है बाबर द्वारा लड़ा गया युद्ध है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये 4 युद्ध जो है बाबर द्वारा लड़ी गई युद्ध है। ध्यान रखना है चारों में बाबर जीतते हैं, यानी 1526, 27, 28, 29 चारों युद्ध में बाबर जीतते हैं। बाबर इब्राहिम लोदी को सबसे पहले युद्ध में हराए, दूसरे में बाबर ने राणा सांगा को हराया, तीसरे में बाबर ने मेदिनी राय को हराया, चौथे में बाबर ने अफगानों को हराया। तो ये जो नाम है आप कैसे याद रखेंगे, 26, 27, 28, 29 चारों लगातार ईयर है, तो एक याद रहेगा तो चारों याद रह जाएगा। सबसे पहले हम लोग को याद रखना है पानीपत, खानवा, चंदेरी, घाघरा। इसको 2-3 बार आप ऐसे लगातार पढ़ सकते हैं, पानीपत, खानवा, चंदेरी, घाघरा, पानीपत, खानवा, चंदेरी, घाघरा, यानी 26, 27, 28, 29 ये 4 साल लगातार युद्ध हुआ। बाबर जो है एक बार इब्राहिम लोदी को, फिर राणा सांगा को, फिर मेदिनी राय को, फिर अफगानों को चारों युद्ध में हरा दिए। पानीपत, खानवा, चंदेरी, घाघरा, यानी 26, 27, 28, 29 इस तरह से हम इसको याद रख सकते हैं कि बाबर 4 लड़ाई लड़े और चारों में बाबर जीते। और पानीपत, खानवा, चंदेरी, घाघरा ये चारों युद्ध में बाबर विजयी हुए। किसको किसको हराए, इब्राहिम लोदी, राणा सांगा, मेदिनी राय, अफगानों। इसके बाद आगे देखते हैं चौसा और कन्नौज वाला। तो ये दोनों युद्ध जो है मुगल साम्राज्य के लिए बहुत अच्छा युद्ध नहीं माना जाता है। क्यों, क्योंकि 1539 और 1540 में हुआ था, जिसमें हुमायूं हार गए थे। दोनों बार हुमायूं हार गए थे। किससे हारे थे, सेम नाम है तो आपको याद करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिक ये याद हो जाएगा। शेरशाह सूरी हुमायूं को हराया, फिर से दोबारा भी शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया। तो दोनों युद्ध में हुमायूं हारे थे और जीता कौन था, शेरशाह सूरी ही। चौसा और कन्नौज 2 युद्ध है, 39 और 40 में हुआ था। ध्यान रखना है चौसा और कन्नौज का युद्ध, यानी हुमायूं 2 युद्ध लड़े, दोनों हार गए। चौसा का युद्ध 1539 में, कन्नौज का युद्ध 1540 में। चौसा और कन्नौज का युद्ध, हुमायूं दोनों युद्ध हार गए थे शेरशाह सूरी से। तो ऐसे ये याद हो जाएगा। अब जो है इसके बाद हम लोग ध्यान रख सकते हैं, इसके बाद जो है अकबर द्वारा लड़ी गई युद्ध है, पहला युद्ध और दूसरा युद्ध। अकबर 1556 ईस्वी में पानीपत की दूसरी लड़ाई लड़े थे और हल्दी घाटी का युद्ध जो है 1576 में, यानी 20 साल के गैप पे आप देखिए 1556 और 1576 20 साल के गैपिंग पे युद्ध लड़े थे। पहली बार अकबर क्या हुआ, हेमू को हराए और दूसरी बार जो है अकबर महाराणा प्रताप को हराया। यानी बाबर की तरह ही बाबर तो 4 युद्ध लड़े और चारों जीते, लेकिन अकबर 2 ही युद्ध लड़े इंपॉर्टेंट वाला और दोनों युद्ध जीते। यानी अकबर ने हेमू को पहले युद्ध में हराया और अकबर ने महाराणा प्रताप को दूसरे युद्ध में हराया। पहला युद्ध अकबर का कौन सा था, पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 ईस्वी में, और 20 साल बाद फिर से 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध था, जिसमें अकबर ने महाराणा प्रताप को हराया। तो आप इससे याद रख सकते हैं। सबसे पहले बाबर में 4 लड़ाई बताए थे, चारों में बाबर जीता था। 1526, 27, 28, 29 पानीपत, खानवा, चंदेरी, घाघरा चारों में बाबर जीते थे। और फिर चौसा और कन्नौज वाला 2 जो बताए हुमायूं द्वारा लड़ा गया, हुमायूं दोनों में हार गए थे, ध्यान रखना है। और पानीपत और हल्दी घाटी का युद्ध जो है अकबर दोनों जीते हैं, एक हेमू से एक महाराणा प्रताप से। तो इस तरह से ये चार्ट आपको याद हो जाएगा ना। इसके बाद आगे देखते हैं हमारा 58वां जो टॉपिक है, प्रमुख राजवंश, संस्थापक तथा राजधानी के बारे में दिया हुआ है। देखते हैं चार्ट में क्या है। राजवंश, संस्थापक और राजधानी। हर्यंक वंश, बिंबिसार संस्थापक थे, राजधानी कहाँ थी, राजगृह में। शिशुनाग वंश, शिशुनाग संस्थापक थे, वैशाली इसकी जो है राजधानी थी। नंद वंश के संस्थापक कौन थे, महापद्म नंद, और पाटलिपुत्र इसकी राजधानी थी। मौर्य वंश के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य और राजधानी थी पाटलिपुत्र। शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग थे और पाटलिपुत्र इसकी राजधानी थी। कण्व वंश के संस्थापक वासुदेव थे, पाटलिपुत्र इसकी राजधानी थी। सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुख थे और प्रतिष्ठान इसकी राजधानी थी। कुषाण वंश के संस्थापक कौन है, कुषाण वंश के कुजल कडफिशेस और पुरुषपुर इसकी राजधानी थी। गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त थे और राजधानी जो है पाटलिपुत्र थी।
वाकाटक वंश विंध्य शक्ति इसके संस्थापक थे। राजधानी का नहीं पता। हुन वंश जो है तोड़मान इसके संस्थापक थे और सियालकोट इसकी राजधानी थी। वर्धन वंश के संस्थापक पुष्यभूति थे और थानेश्वर कन्नौज इसकी राजधानी थी। पांड्य वंश नेडियोन इसके संस्थापक थे, मदुरई इसकी राजधानी थी। चोल वंश के संस्थापक विजयालय थे और तंजौर में इसकी राजधानी थी। पल्लव वंश संस्थापक सिंह वर्मन चतुर्थ थे और कांचीपुरम इसकी राजधानी थी। राष्ट्रकूट के संस्थापक दंतीदुर्ग थे और मान्यखेट इसकी राजधानी थी। चालुक्य कल्याणी तैलप द्वितीय इसके संस्थापक थे और मान्यखेट कल्याण इसकी राजधानी थी। चालुक्य जो बादामी है वो जयसिंह प्रथम संस्थापक थे और वातापी इसकी राजधानी थी। चालुक्य जो वेंगी वाला है, चालुक्य वेंगी इसके संस्थापक कौन थे? तो विष्णुवर्धन और वेंगी इसकी राजधानी थी। होयसल वंश विष्णुवर्धन इसके संस्थापक थे। द्वार समुद्र इसकी राजधानी है। यादव वंश बिल्लभ पंचम इसके संस्थापक थे और देवगिरी इसकी राजधानी थी। कदम्ब वंश मयूर शर्मन इसके संस्थापक थे। वनवासी इसकी राजधानी थी। काकतीय वंश वीटा प्रथम इसके संस्थापक थे। अमकोंड इसके संस्थापक काकतीय वंश बीटा प्रथम इसके संस्थापक थे और अमकोंड इसकी राजधानी थी। गंग वंश इसके संस्थापक वज्रहस्त पंचम थे और कुबलाल व तलकाड जो है इसकी राजधानी थी। पाल वंश के संस्थापक गोपाल थे और राजधानी मुंगेर थी। इसके बाद क्या है? सेन वंश के संस्थापक सामंत सेन थे, राजधानी जो है लखनौती थी। कारकोट वंश के संस्थापक दुर्लभ वर्धन थे। उत्पल वंश के संस्थापक अवंती वर्मन थे। लोहार वंश के संस्थापक संग्राम राज थे और वर्मन वंश यानी कामरूप के संस्थापक जो है पुष्य वर्मन थे और इसकी राजधानी थी प्राग ज्योतिषपुर। गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक नाग भट्ट प्रथम थे, कन्नौज इसकी राजधानी थी। गहरवाल वंश के संस्थापक चंद्रदेव थे, कन्नौज इसकी राजधानी थी। चौहान वंश के संस्थापक वासुदेव थे, अजमेर इसकी राजधानी थी। परमार वंश की संस्थापक जो उपेंद्र हैं, परमार वंश के संस्थापक उपेंद्र थे, धारा नगरी इसकी राजधानी है। चंदेल वंश के संस्थापक नन्नुक थे। खजुराहो महोबा इसकी राजधानी थी। सोलंकी वंश के संस्थापक मूलराज थे। अनहिलवार इसकी राजधानी है। कलचुरी वंश कोक्कल इसके संस्थापक थे, त्रिपुरी इसकी राजधानी है। गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक थे और दिल्ली राजधानी है। इसके बाद है खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी थे, दिल्ली इसकी राजधानी थी। तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक थे, दिल्ली इसकी राजधानी थी। सैयद वंश के संस्थापक खिज्र खां थे, दिल्ली इसकी राजधानी थी। लोधी वंश के संस्थापक बहलोल लोधी थे, दिल्ली इसकी राजधानी थी। संगम वंश के संस्थापक हरिहर एवं बुक्का थे, विजयनगर इसकी राजधानी है। और सालू वंश के संस्थापक कौन थे? नरसिंह थे और विजयनगर इसका राजधानी था। तुलु वंश के संस्थापक वीर नरसिंह थे, इसकी राजधानी विजयनगर थी। आरवीडू वंश के संस्थापक तिरुमल थे और पेनुकोंडा इसकी राजधानी है। बहमनी वंश की स्थापना कौन किए थे? हसन गंगू किए थे। गुलबर्गा बीदर इसकी राजधानी थी। आदिल शाही वंश आदिल शाह इसकी स्थापना किए थे, बीजापुर इसकी राजधानी है। निजाम शाही वंश की स्थापना मलिक अहमद किए थे, अहमदनगर इसकी राजधानी है। इमाद शाही की स्थापना फतेह उल्ला इमाद शाह किए थे, बराड़ इसकी राजधानी है। कुतुब शाही वंश कुली कुतुब शाह इसके स्थापना किए थे और गोलकुंडा इसकी राजधानी है। वरीद शाही वंश की स्थापना अमीर अली बरीद किए थे, बीदर इसकी राजधानी है। सरकी वंश की स्थापना कौन किए थे? मलिक सरबर किए थे और जौनपुर इसकी राजधानी है। मुगल वंश की स्थापना कौन किए थे? बाबर और दिल्ली आगरा इसकी राजधानी थी। भोंसले वंश की स्थापना कौन किए थे? शिवाजी और रायगढ़ इसकी राजधानी है। हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य निजाम उल मुल्क की स्थापना से बनी थी, यानी हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य की स्थापना कौन किए थे? निजाम उल मुल्क और हैदराबाद इसकी राजधानी है। इसके बाद हमारा 59वां टॉपिक है सामाजिक सुधार अधिनियम। सामाजिक सुधार अधिनियम अधिनियम है, गवर्नर जनरल है, वर्ष है और विषय है। शिशुवध प्रतिबंध सबसे पहला अधिनियम कौन सा बना था? शिशुवध प्रतिबंध। गवर्नर जनरल उस समय कौन थे? जॉन सोर वेलेस्ली। वर्ष 1798 से 1805 की बात है। विषय क्या था? शिशु हत्या पर प्रतिबंध लगाया गया था। सती प्रथा प्रतिबंध। गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। 1829 ईस्वी में ये हुआ था। सती प्रथा पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया था। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट।
दास प्रथा पर प्रतिबंध कब लगा था? तो 1843 ईस्वी में ये कानून बना था, अधिनियम बना था। गवर्नर जनरल कौन थे? एलन बरो तभी के गवर्नर जनरल थे। 1833 ईस्वी के चार्टर अधिनियम द्वारा 1843 ईस्वी में दासता को प्रतिबंधित कर दिया गया था, ध्यान रखना है। हिंदू विधवा पुनर्विवाह लॉर्ड कैनिंग उस समय गवर्नर जनरल थे। 1856 ईस्वी में इस अधिनियम की स्थापना हुई थी और विधवा विवाह की अनुमति दी गई थी। नेटिव मैरिज एक्ट, ये अधिनियम कब बना था? नॉर्थ ब्रुक उस समय गवर्नर जनरल थे। 1872 ईस्वी में ये अधिनियम बना था। कौन सा अधिनियम? नेटिव मैरिज एक्ट, नॉर्थ ब्रुक के गवर्नर जनरल के शासनकाल में 1872 ईस्वी में बना था। अंतरजातीय विवाह के लिए ये बना था। एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट, लैंसडॉन जब गवर्नर जनरल थे, उनके गवर्नर जनरल के समय में बना था। 1891 ईस्वी की बात है, 1891 ईस्वी में ये बना था एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट। गवर्नर जनरल उस समय कौन थे? लैंसडॉन। इस अधिनियम की स्थापना के समय लैंसडॉन गवर्नर जनरल थे। 1891 ईस्वी में ये बना था। लड़की के लिए विवाह की आयु 12 वर्ष निर्धारित की गई थी। शारदा एक्ट इरविन जब गवर्नर जनरल थे उस समय बना था, 1930 ईस्वी की बात है। विवाह के लिए लड़की की न्यूनतम आयु 14 वर्ष एवं लड़कों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित किया गया था। ये शारदा एक्ट था अधिनियम। इस समय गवर्नर जनरल कौन थे? इरविन गवर्नर जनरल थे। 1930 ईस्वी में यह अधिनियम बना था। विवाह के लिए लड़की की न्यूनतम आयु इसमें क्या था? 14 वर्ष और लड़कों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित था। ना इसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक 60वां टॉपिक कौन सा है आधुनिक भारत का? मुस्लिम सामाजिक धार्मिक आंदोलन और संगठन। मुस्लिम सामाजिक धार्मिक आंदोलन और संगठन। आंदोलन है, वर्ष है, स्थान है और संस्थापक है। फरेजी आंदोलन, सबसे पहला आंदोलन कौन सा है? फरेजी आंदोलन 1819 ईस्वी में हुआ था। स्थान कौन सा था? फरीदपुर बंगाल। स्थान कौन सा है फरेजी आंदोलन के लिए? फरीदपुर बंगाल। और संस्थापक कौन थे? हाजी शरीयतुल्लाह और दादू मियाँ। हाजी शरीयतुल्लाह और दादू मियाँ। तायूनी आंदोलन इसके बाद हुआ था 1839 ईस्वी में, ढाका में हुआ था। करामत अली जौनपुरी संस्थापक इसके थे। दार उल उलूम 1867 ईस्वी में ये आंदोलन हुआ था। 1867 ईस्वी में कौन सा आंदोलन हुआ था? दार उल उलूम। देवबंद सहारनपुर उत्तर प्रदेश में ये हुआ था। स्थान कौन सा था? देवबंद सहारनपुर उत्तर प्रदेश। और संस्थापक कौन थे? मोहम्मद कासिम रशीद अहमद गंगोही। अलीगढ़ आंदोलन 1875 ईस्वी में हुआ था, अलीगढ़ में हुआ था। सर सैयद अहमद खां इसके संस्थापक थे, एक्सट्रीमली इंपोर्टेंट। अहमदिया आंदोलन 1889 से 90 के बीच हुआ था। फरीदकोट कादियान के मर्जा ये इस स्थान पे हुआ था। और गुलाम अहमद जो हैं इसके संस्थापक थे। नदवातल उलेमा ये आंदोलन कब हुआ था? 1894 से 95 के बीच। नदवातल उलेमा आंदोलन 1894 से 95 ईस्वी के बीच हुआ था। लखनऊ में हुआ था ये। और मौलाना शिबली नुमानी इसके संस्थापक थे। अंतिम आंदोलन कौन सा था? नदवातल उलेमा वर्ष 1894 से 95 के बीच हुआ था। लखनऊ नामक स्थान पे हुआ था, लखनऊ में हुआ था। और संस्थापक कौन थे? मौलाना शिबली नुमानी, ध्यान रखना है। ये सारा टॉपिक था लुसेंट के आधुनिक भारत के इतिहास से। टोटल कंप्लीट हो गया, 60 टॉपिक तक हम लोग डिस्कस किए। लॉट ऑफ थैंक्स फॉर वाचिंग, अगेन एंड अगेन थैंक्स फॉर like, share and subscribe. A lot of thanks for your support. We will meet in next lectures. तब तक के लिए a lot of thanks.